नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SL GK में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं साइंस के बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बेहद ही खास हुए। तो बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? बात करें अगर आनुवंशिकी की तो हमारे पास में ऑप्शन है आनुवंशिकता, रक्तचाप, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। तो बात करें आनुवंशिकी की तो यह रिलेटेड है आनुवंशिकता से। तो इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकता। आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर आनुवंशिकता का और जीवों की विभिन्नता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आनुवंशिकता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन है हमारे पास ऊतकों का, विषाणु का, वायरसों का और कीटाणुओं का। तो अगर बात करें इसके आंसर की तो हमारे इसका सही आंसर होगा ऊतकों का। ऊतक विज्ञान है, उसके अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ऑप्शन है हमारे पास कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका एंड प्लाज्मा झिल्ली। तो अगर बात करें जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका की तो इसके अंदर जो है जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊतक है एक, ऑप्शन है हमारे पास पेपर का एक प्रकार, दवा, समान कोशिकाओं का समूह, कपड़े की किस्म। तो अगर ऊतक की बात करें तो ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो संरचना, आकृति और उत्पत्ति और उनके जो कार्य है वो एक समान होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें ऊतकों की तो इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ग्रुप है कोशिकाओं का। तो इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी समान कोशिकाओं का समूह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है गैमेट शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन है हमारे पास डार्विन ने, मेंडल ने, रदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने। तो अगर बात करें गैमेट की शुद्धता की तो इसके रिगार्डिंग है मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम दिए गए थे और उनमें से युग्मकों की शुद्धता का नियम जो कि उनमें से एक है। और इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होते हैं और युग्मनक में जोड़े एक ही जीन पर पहुंचता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी मेंडल होगा, जो कि मेंडल के द्वारा गैमेट शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। तो अगर बात करें कठोर कोशिका भित्ति की तो दृढ़ोत्तलक या बात करें स्क्लेरेनकाइमा मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है। इन कोशिकाओं में काठिल द्वितीयक भित्ति यानी कि लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। ऑप्शन है हमारे पास मृदुतक,
स्थूल कोण ऊतक, विभोजतक और दृढ़ ऊतक। तो अगर इसकी बात करें इसके आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा विभोजतक। विभोजतकी ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित तथा मृत हो सकती है तथा इनकी भित्ति पतली अथवा मोटी हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभोजतक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलेनकाइमा उत्तर की कोशिकाएं डैश से कोनों पर थिक हो जाती है। ऑप्शन है हमारे पास सेलुलोज एंड पैक्टिन, ऑप्शन बी है हमारे पास लिग्निन और कटिन, ऑप्शन सी है हमारे पास पैक्टिन और काइटिन, ऑप्शन डी है सुबेरिन और सेलुलोज। तो अगर बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा ऊतक या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर कोशो भित्ति के ऊपर पैक्टिन और सेलुलोज की परत जमी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि कोशिका भित्ति रहित समस्त कोशिकाएं यूकैरियोटिक जीवों को आप इस जगत में रखेंगे। तो अगर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों की अगर बात करें तो हम उन्हें जंतु जगत के अंदर रखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जंतु जगत। बात करें कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक की, तो जीवों को जंतु जगत में रखा जाता है। इनके अंतर्गत सभी प्रकार के कशेरुकीय तथा अकशेरुकीय जीवों को शामिल किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिकाएं ढीली बंधी होती है जिनसे उनके बीच अंतरकोशीय स्थान पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास स्क्लेरकाइमा, पेरेकाइमा, फ्लोएम, कोलेनकाइमा। बात करें अगर जो कि कोशिकाएं किन के अंदर ढीली बंधी होती है, तो वो होता है मृदुतक यानी कि पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। ठीक है, इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान काफी विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरेनकाइमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। ऑप्शन है हमारे पास कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्लेरेनकाइमा। बात करें अगर स्क्लेरेनकाइमा की, तो दृढ़ोत्तक ऊतक की कोशिकाएं बहुत लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है तथा इनकी कोशो भित्ति मोटी तथा लिग्नीय युक्त यानी कि लिग्निफाइड होती है। इनकी कोशिकाएं परिपक्व हो जाने पर मृत हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक पशु ऊतक नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिकाय ऊतक और संयोजी ऊतक। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी आंसर है जिसका सही नहीं है, क्योंकि अगर इसके आंसर की बात करें तो पशु या जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो है सभी के सभी आंसर है जो कि दे रखे हैं। तो यानी कि इसका जो है अगर ऑप्शन होता नन ऑफ दिस तो उस पर हम टिक करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर बात की गई है विकास का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास मिलर, लेमार्क, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो अगर बात करें विकास के सिद्धांत की, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है जैविक विकास का सिद्धांत है जो कि दिया गया था।
और उन्होंने अपनी जो सर्वप्रथम अपनी जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी, उसके अंदर जो है इसका विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने माना कि जीव प्रजातियों अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय से चल रहे क्रमबद्ध जैविक विकास के परिणाम से आई है, अर्थात जीव प्राकृतिक वातावरण अनुरूप अपने में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन करते हुए वर्तमान स्वरूप में पहुंचे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये जो है दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, तो ऑप्शन डी इस पर टिक करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों में किसके कारण लचीलापन होता है। पौधे हैं जो कि लचीले होते हैं और उनका जो है कारण होता है, ऑप्शन है हमारे पास स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पेरिन कायमा और क्लोरेन कायमा। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरेन कायमा। जो पौधों में लचीलापन होता है जो क्लोरेन कायमा ऊतकों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या प्रजातियों की संख्या के स्टेबल बने रहने से संबंधित है। तो प्रजातियां हैं जो भी स्टेबल बने रहने के लिए उन्हें क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो उससे रिलेटेड है। ऑप्शन है हमारे पास पोषण, श्वसन, प्रजनन और कृमिक विकास। अगर बात करें प्रजातियों की संख्या की स्थिरता की, तो उनमें प्रजनन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रजनन नहीं होगा तो एक समय के बाद में जो है प्रजातियों की संख्या है जो कि विलुप्त होती जाएगी, क्योंकि एक समय के बाद में जो भी जीव है उनकी एक निश्चित आयु होती है, निश्चित आयु होने के बाद में वो ख़त्म होने लगते हैं धीरे धीरे, तो इस वजह से उनकी संख्या में भारी कमी होने लग जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रजनन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है संयोजी ऊतक से निकलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एंडो मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो संयोजी ऊतक की बात करें तो ये है जो कि मेसोडर्म से जो कि निकलते हैं। प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में मेसोडर्म यानी कि मध्यजन स्तर होता है। ठीक है, और मेसोडर्म से ही संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। तो संयोजी ऊतक है जो कि मेसोडर्म से बनते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सिन क्या है। ऑप्शन है हमारे पास पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन, कोशिका एंड कोशिका भित्ति। तो ऑक्सिन है एक प्रकार का पादप हार्मोन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पादप हार्मोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पौधों को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, पौधों को खाने की पूर्ति करते हैं, पर्णहरित को सक्रिय करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें पौधों में जिंक की आवश्यकता की, तो वो है जो कि पर्णहरित होता है, उनको सक्रिय करने का कार्य करता है। तो इसलिए है जो है पौधों की जिंक का एक नीड होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फलों और फूलों के पीले और नारंगी होने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक और राइबोसोम। तो जो फल और फूल होते हैं उनमें जो भी कलर होते हैं वो किसी न किसी प्रकार के लवक की वजह से होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जो क्रोमोप्लास्ट है जो कि लवक है, उसकी वजह से जो है पौधों के अंदर जो फल और फूल होते हैं उनके पीले और नारंगी कलर होते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन है हमारे पास 20 जोड़ी, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी और 24 जोड़ी। तो ऑटोसोम्स की बात करें तो अगर गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास टोटल जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, कि यानी कि 23 जोड़े, पर जो ऑटोसोम्स होते हैं वो ओनली 22 जोड़े होते हैं। इनके अंदर से जो X एंड Y है
उनको ऑटोसोम्स के अंदर काउंट नहीं किया जाता। तो हमारे पास जो टोटल है जो कि 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जोड़ी। तो दोस्तों ये थे आज के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि वन डे एग्ज़ाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।